अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आप लोगों ने लास्ट लेक्चर उम्मीद है लिया होगा और आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है जी? इंक्लूड इट इंक्लूड्स ए क्वेश्चनिंग माइंड एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एविडेंस। तो कहते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में क्या होता है कि एक ऑडिटर का क्वेश्चनिंग माइंड होता है। क्या क्वेश्चनिंग माइंड होता है? क्रिटिकल असेसमेंट करता है। क्वेश्चनिंग माइंड अब क्यों ज़रूरी है? क्वेश्चनिंग माइंड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऑडिटर ने चीज़ों को ऑथेंटिकेट करना होता है, उनको उनकी एक्यूरेसी पे रिपोर्ट देनी होती है। तो जब तक वो क्वेश्चन नहीं करेगा डिफरेंट चीज़ों से रिलेटेड कि ये क्या है, कैसे है, क्यों है, इसका क्या एविडेंस है, देन एविडेंस पे असेसमेंट नहीं करेगा, ठीक है, उसको एनालाइज नहीं करेगा, वैल्यूएट नहीं करेगा, तब तक वो सही तरह से ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकता। इसलिए उसमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होना ज़रूरी है, ठीक है, जिसमें क्या चीज़ें होती हैं? क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए। सेकेंडली उसे अलर्ट होना चाहिए, ठीक है, डिफरेंट चीज़ों से, सिचुएशन से रिलेटेड जो भी वहाँ पर चल रहा है उससे रिलेटेड उसे अलर्ट रहना चाहिए, ताकि वो किसी इशू को, किसी फ्रॉड को मिस ना कर दे, ठीक है। देन उसकी क्रिटिकल असेसमेंट, ताकि उसको सही तरह से देखे, क्रिटिकली असेस करे, उसे एवेल्युएट करे, ठीक है। ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ज़रूरी होता है ऑडिटर के लिए, ठीक है। अच्छा अच्छा अब हम नेक्स्ट है जी पब्लिक अकाउंटिंग। पब्लिक अकाउंटिंग वो फर्म्स होती हैं जो डिफरेंट फर्म्स को अकाउंट अकाउंट रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, अकाउंटिंग रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अब ये सर्विसेज किस तरह की हो सकती हैं? लाइक एश्योरेंस सर्विसेज, जैसे आपने पहले पढ़ा। एश्योरेंस सर्विसेज क्या होती हैं? जो किसी इंफॉर्मेशन को क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन किस तरह की हो सकती है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। लाइक एक्यूरेसी ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट एक्यूरेटली आपने दी है या नहीं दी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस स्टैटिस्टिक्स, इससे रिलेटेड आप देख सकते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स शो कर रही है कंपनी, ठीक है, एक कंपनी इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस स्टैटिस्टिक जो शो कर रही है, क्या वो सही है या नहीं है, तो ये आप सर्विस, इससे रिलेटेड सर्विसेज ले सकते हैं। तो ये सारी की सारी एश्योरेंस सर्विसेज कहलाती हैं, और ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, अब ये नेक्स्ट क्या दी? पब्लिक अकाउंटिंग फर्म्स और क्या सर्विस प्रोवाइड करती हैं? ऑडिट सर्विस प्रोवाइड करती हैं। अब ऑडिट सर्विस आप जानते हैं, ऑडिट सर्विस में क्या होता है कि डिफरेंट फर्म्स की फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है, उनसे उनको ऑडिट किया जाता है, ठीक है, उस देन उस पर रिपोर्टिंग की जाती है। तो पब्लिक अकाउंटिंग फर्म्स जो है वो ऑडिटिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं। देन नॉन ऑडिट अटेस्टेशन एंगेजमेंट्स। अब एक तो होता है ऑडिट, ऑडिटिंग करती है, ऑडिटिंग में सिर्फ अटेस्ट किया जाता है, ठीक है, उसे चेक किया जाता है, वैल्यूएट किया जाता है स्टेटमेंट्स को। जबकि नॉन ऑडिट में क्या होता है कि आप उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या बुक्स रिकॉर्ड्स जो हैं उनको देखते हुए उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो बना सकते हैं। ये नॉन ऑडिट अटेस्टेशन एंगेजमेंट्स होती हैं। अब पब्लिक अकाउंटिंग फर्म ये सर्विसेज भी देती हैं, ठीक है। कैसे? जैसे एक बिजनेस है, उन्होंने अपना अकाउंटेंट नहीं रखा हुआ, तो वो क्या करते हैं, वो सिंपली लिखते रहते हैं कि जब भी सेल्स करते हैं, सेल लिख लेते हैं किसको सेल्स की, ठीक है, किस डेट को की, कैश पे की, कैसे की, वो लिख लेते हैं, ठीक है। फिर वो इन फर्म से सर्विसेज लेते हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इनके स्टेटमेंट्स को मेंटेन करते हैं, ठीक है। देन है जी टैक्स सर्विसेज। तो जो अकाउंटिंग फर्म्स होती हैं, पब्लिक अकाउंटिंग फर्म्स होती हैं, वो टैक्स सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो टैक्स होते हैं, लॉज होते हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो ये जो फर्म्स होती हैं ये टैक्स सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि टैक्स से रिलेटेड प्लानिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन प्रोवाइड करती हैं कि टैक्स रिटर्न के किस तरह से फाइल करनी है, क्या क्या उसमें फाइल करना है, उसमें डिफरेंट चीज़ों को किस तरह डील करना है, इनकम को कैसे डील करना है, कोई गिफ्ट अगर आया है ये दिया उसे किस तरह डील करना है, स्टेट प्रॉपर्टी को किस तरह से डील करना है। तो ये फर्म टैक्स रिलेटेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है।
बात है जी कंसल्टिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज। अब ये फर्म्स क्योंकि इसमें जो लोग मौजूद होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं, बिजनेस स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है। तो वो उनसे किसी किस्म की एडवाइस, किसी किस्म की कंसल्टेशन सर्विसेज ली जा सकती हैं, ठीक है। बिजनेस में आपको कोई इशू आ रहा हो, कोई प्रोसेस का इशू आ रहा हो, ठीक है, तो इन फर्म से आप कंसल्टिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्म कंसल्टिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं। एंड इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा ये फर्म्स क्या करती हैं, इसके अलावा इंटरनल ऑडिटिंग परफॉर्म करती हैं। अब इंटरनल ऑडिटिंग और एक्सटर्नल में क्या डिफरेंस होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक्सटर्नल ऑडिटिंग जो होती है वो बाय लॉ जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, जो आप बाय लॉ रिक्वायर्ड होती है, जबकि इंटरनल ऑडिटिंग बाय लॉ रिक्वायर्ड नहीं होती। किनको रिक्वायर्ड होती है, किनको नहीं, ये आपको बता चुका था। अब इंटरनल ऑडिटिंग क्या होती है, ये एक फर्म अपने इंटरनल सिस्टम्स के लिए खुद से रखती है, खुद से ऑडिटर रखती है, जो इनके एम्प्लॉय होते हैं, इंटरनल एम्प्लॉय होते हैं, जो इनके डिफरेंट ऑपरेशंस को देखते हैं कि क्या इस फर्म में ऑपरेशन सही तरह से चल रहे हैं, जो इन्होंने प्लानिंग की थी उस तरह से फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। इन्हें देखते हैं क्या जो आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं, कोई वेस्टेज तो नहीं आ रहे, फर्दर किसी किस्म के आपके ऑर्गेनाइजेशन में इश्यूज तो नहीं आ रहे। तो ये सारी चीज़ें आपका इंटरनल ऑडिटर जो है वो चेक करता है। यानी इसी तरह गवर्नमेंटल ऑडिटिंग होती है, जो गवर्नमेंट फर्म्स की होती है, गवर्नमेंट जितनी भी फर्म्स होती हैं उनके भी ऑडिट हो सकते हैं। अब ये फर्म्स जो हैं ये गवर्नमेंटल ऑडिटिंग भी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जी आपका गेटिंग एंगेज्ड, प्रिपेयरिंग टू कंडक्ट एन ऑडिट। ऑडिट कंडक्ट करने के लिए आपको पहले किसी फर्म के साथ एंगेज होना पड़ता है, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है, इसे आप कहते हैं गेटिंग एंगेज्ड। तो ये कहाँ से शुरू होता है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको अपने क्लाइंट के बारे में जानना पड़ता है। क्लाइंट वो जिसको आप सर्विसेज देना चाह रहे हैं या जो सर्विसेज आपसे लेना चाह रहे हैं, जो फर्म आपसे ऑडिट करवाना चाह रही है, तो सबसे पहले आप उससे उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन कलेक्ट कैसे करते हैं, लर्निंग अबाउट योर क्लाइंट। तो अपने क्लाइंट के बारे में जानने के लिए आपको ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। डू यू हैव द रिसोर्सेज टू परफॉर्म द ऑडिट एंगेजमेंट, देन डू यू वांट टू वर्क विद दिस बिजनेस। अब ये क्या होता है, क्या आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इस ऑडिट एंगेजमेंट के लिए, यानी कि जिस फर्म के साथ आप एंगेज होने जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, क्या आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या आपके पास ऐसा स्टाफ अवेलेबल है जिसके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस हो, जो इस फर्म को ऑडिट कर सके, जो पहले से इस इंडस्ट्री की कुछ फर्म्स को ऑडिट कर चुका हो, ठीक है। आपके पास कॉम्पिटेंट स्टाफ है या नहीं है, ये आपके रिसोर्सेज बता देंगे। बस अगर आपके पास कॉम्पिटेंट स्टाफ नहीं है, ये रिसोर्सेज नहीं है, तो सिंपली आप उसको ऑडिट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो फिर आप उसको ऑडिट कर सकते हैं। सेकेंडली, डू यू वांट टू वर्क विद दिस बिजनेस, क्या आप इस बिजनेस के साथ काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। इसमें आप देखते हैं कि क्या इस ऑडिट परफॉर्म करने से आपको कोई रिस्क तो नहीं है। रिस्क कैसे हो सकता है, लाइक अगर वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि यार इनका रिकॉर्ड जो है वो प्रॉपरली मेंटेन होगा, मुझे किसी किस्म का इशू नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर उनका रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं होगा, स्टैंडर्ड्स को फॉलो ही नहीं कर रहे होंगे, तो क्या होगा, आप थोड़ा सा ऑडिट परफॉर्म करेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि यार इनका तो मुझे रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा, तो आप इस पे ओपिनियन भी नहीं दे सकेंगे प्रॉपरली, तो सारा वो ऑडिटिंग जो आपका एक सिस्टम है, प्रोसीजर है, वो सारा खराब हो जाएगा। तो वहाँ पे एक रिस्क आ जाता है। इस बेस पे आप देखते हैं कि यार आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, आप प्रॉपरली ये प्रोसीजर भी अपने नहीं कर सके, तो फिर क्या होता है, आप इस फर्म को एक्सेप्ट नहीं करते, इस क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं जी कि असेसिंग रिपीट क्लाइंट। अगर कोई क्लाइंट रिपीट हो रहा है, रिपीट मीन आप उसका पहले से ऑडिट कर चुके हैं, पहले उस फर्म को ऑडिट परफॉर्म कर चुके हैं, तो उसको उसको कैसे असेस करते हैं, देखें, जब आप जब आप एक फर्म को ऑडिट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आप उसी टाइम अंदाजा हो जाता है कि क्या नेक्स्ट टाइम भी मैं इसको ऑडिट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। बेसिकली जो नेक्स्ट ऑडिट है वो आपके प्रीवियस ऑडिट से ही शुरू हो जाता है, वहीं से आपकी असेसमेंट शुरू हो जाती है कि क्या ये फर्म इस काबिल है कि इसका नेक्स्ट टाइम भी ऑडिट किया जाए, क्या इसके रिकॉर्ड्स इस तरह से मेंटेन होते हैं प्रॉपरली कि इनका ऑडिट किया जा सके या नहीं किया जा सके। तो इस बेस पे आप अपने रिपीट क्लाइंट का ऑडिट आपका प्रीवियस ऑडिट में ही शुरू हो जाता है।
अच्छा, लेकिन अगर आप लेकिन इसके बावजूद भी जब भी आप देखते हैं कि मैं दोबारा इस फर्म को ऑडिट करने जा रहा हूँ, आप उसको दोबारा सर्च करते हैं, उनकी दोबारा स्टेटमेंट्स देखते हैं, रिकॉर्ड्स देखते हैं, ठीक है? तो आपको पता लगता है कि क्या इसमें इश्यू आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आप देखते हैं कि यार इसमें कुछ इश्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं, तो आप उसको रिपीट क्लाइंट के बजाय एज ए न्यू क्लाइंट ही डील करते हैं। न्यू क्लाइंट की तरह दोबारा से इसकी असेसमेंट शुरू कर देते हैं। अब वो असेसमेंट किस तरह से करते हैं, रिपीट क्लाइंट हो या फ्रेश आपका क्लाइंट हो, उसकी जो आपकी असेसमेंट है वो कैसे होती है। सबसे पहले तो आप उससे मिलते हैं, ठीक है? आप कहते हैं जी आपको किस तरह की सर्विसेज चाहिए, ठीक है? आप उससे डिटेल डिस्कशन करते हैं, उन्हें किस तरह की सर्विसेज चाहिए, ठीक है? देन उनका बिजनेस के बारे में जानते हैं फर्दर। देन आप देखते हैं कि क्या मैं इसका ऑडिट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, मैं इनको से पूरा उतर सकता हूँ या नहीं उतर सकता। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में आप देखते हैं रिव्यू एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स। अब इनकी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड जो अवेलेबल होता है इस इन फर्म्स का, लेट्स से इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 महीने बाद, 4 महीने बाद या 6 महीने बाद अगर इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी बना रहे हैं, बनाते हैं, तो अब उसकी तरफ देखते हैं। इनके टैक्स रिटर्न जो ये पहले सबमिट करवा चुके हैं उनकी तरफ देखते हैं, तो आपको वहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि क्या ये रिकॉर्ड इस काबिल हैं या नहीं कि इनको ऑडिट किया जा सके, ठीक है? क्या ये फर्म अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही है। अगर कर रही होगी तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के, उनके टैक्स रिकॉर्ड्स रिटर्न्स देख के आइडिया हो जाएगा, ठीक है? देन वेदर द क्लाइंट कैन बी ऑडिटेड। देखें, जब आप उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे, स्टेप 3 में जब आप उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे, तो आपको डिफरेंट टाइप्स की क्लूज देगी कि क्या आप इनकी ऑडिटिंग कर सकते हैं, क्या ये इस काबिल हैं कि इनको ऑडिट किया जा सके, या ये कम्प्लीटली एक मेस है, ये फिजूल है, इन्होंने बिल्कुल प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं किया हुआ। तो फिर आप क्या करते हैं कि यार मेरी तो ऑडिटेबिलिटी जो है अफेक्ट होगी, मैं इनको प्रॉपर्ली ऑडिट नहीं कर सकूंगा, तो आप इसको स्किप कर देते हैं। अदरवाइज अगर वो ये चीज़ें पूरी कर रहा हो, कंडीशन पूरा उतर रहा हो, तो आपको प्लस पॉइंट होता है, आप कहते हैं कि हाँ यार मैं इसको ऑडिट कर सकता हूँ। देन लास्ट वन है इंटरव्यू द प्रायर ऑडिटर। अगर आप देखते हैं कि ये जो बिजनेस है ये पुराना बिजनेस है, इससे पहले भी इसकी ऑडिटिंग होती रही है, ऑडिट परफॉर्म होता रहा है, तो अब उनका जो प्रायर ऑडिटर है जिनसे इस फर्म ने पहले ऑडिट कराया, अब उनसे मीटिंग्स करते हैं, अब उनसे इस फर्म के बारे में कम्प्लीटली जान सकते हैं। वो भी आपको काफ़ी बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि क्या ये फर्म इस फर्म में कोई इशूज़ हैं या नहीं है, ठीक है? आप प्रॉपर्ली ऑडिट परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो आपको प्रायर ऑडिटर भी अच्छी तरह से इन्फॉर्म कर सकता है इस फर्म से रिलेटेड। तो ये हो गया जी न्यू क्लाइंट के बारे में जानने का, ठीक है? अभी तक का लेक्चर यहीं तक है। अब इसको नोट डाउन करें, ठीक है? इन चीज़ों को समझें और चलो नेक्स्ट डिस्कशन सेशन में आप जो भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन होगा वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।